नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। भारत में पनीर को शाकाहारियों का चिकन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही पनीर आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है? यही मिलावटखोर जो आपको पनीर मार्केट में उपलब्ध कराते हैं सस्ते दामों पर, वही आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। जी हां, यही पनीर विक्रेता आपकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश के कई हिस्सों में मिलावटखोरी ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। आपके घर का बच्चा, जरा सोचिए, आपके घर का सबसे नन्हा बच्चा, वो जिसको आप सबसे साफ और सबसे अच्छा और सुरक्षित खाना देना चाहते हैं, उसकी थाली में अगर पनीर रख दिया जाए, अगर उसकी मासूमियत छीन ले तो सोचिए क्या होगा। जरा सोचिए, आपकी बुजुर्ग मां जिसके लिए आप बाजार से पनीर लाते हैं ताकि ताकत मिले, लेकिन वही पनीर अगर उनके शरीर में जहर बनकर खुल जाए तो क्या होगा। यह सब मिलावट नहीं, यह हमारी भावनाओं से, हमारे परिवार से, हमारी सेहत से धोखा है। मिलावटी पनीर देखने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन यह असली रिश्तों की भरोसेमंद की तरह नहीं। यह भीतर से खोखला होता है, झूठा होता है और जानलेवा होता है। आज का यह शो सिर्फ पनीर की बात नहीं, यह हमारी थालियों की सुरक्षा की बात है। यह हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आइए मिलकर जाने के इस मिलावट के खेल को कैसे पहचाना जाए और कैसे रोका जाए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपके पूरे परिवार की जिंदगी को बचा सकता है। जी हां, भारत में पनीर सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि हर घर की थाली का एक हिस्सा है। लेकिन आप सोचिए जरा कि यही पनीर जब सबसे बड़ा आपका दुश्मन बन जाए तो आप क्या करेंगे। जी हां, आज हम मिलावटखोरी की बात करेंगे, मिलावटी पनीर की बात करेंगे। वो पनीर जो दिखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन अंदर से जहर बन चुका होता है। आज हम इस स्पेशल शो में आपको बताने जा रहे हैं कि मिलावटी पनीर आखिर कैसा होता है और कैसा दिखता है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शंस देखिए। नकली पनीर बिक रहा है, इन पर कार्रवाई तो जबरदस्त होनी चाहिए। है क्या, मोस्टली गाय भैंस लोगों के पास कम है, प्रोडक्शन दूध का कम हो रहा है, लेकिन पनीर धड़ल्ले से बहुत क्वांटिटी में आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि जब पनीर नकली आ रहा है। आप स्ट्रीट फूड पर वेंडर के पास जाएंगे, स्ट्रीट फूड वालों के पास बड़े बड़े पनीर के पीस 30-30, 40-40 रुपए में दे रहे। अगर वो नकली नहीं होता इतना सस्ता क्यों देंगे वो? एक गिलास में कोई भी स्वादिष्ट नहीं है, ना कोई मजेदारी है खाने पीने में। ये तो ऐसे समझो कि घर से आलू ले आए, घोट के बना दिया, केमिकल गिर के पनीर बना दिया। उसमें कोई ताकत नहीं है, ना कोई खाने में स्वाद है, ना कोई किसी चीज में मजा है। एक्चुअली कार्रवाई तो कसके और कैडी होनी चाहिए जो 2 नंबर का काम कर रहा है। और पानी जैसा रखता है वो अच्छा नहीं लगता है, और पानी भी अच्छा नहीं है, नकली पानी है, खाने में तो अच्छा नहीं लगता है। जब पानी जैसे रबर है ना, रबर जैसा लग रहा है। नहीं मिल रहा है बाजार में, अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा मिलेगा तो अच्छा बोला जाएगा, जहाँ खराब मिलेगा खराब बोला जाएगा। है जहाँ अच्छा होगा तो वहीं से बोला जाएगा कि अच्छा है। वो पकड़ा गया वो तो खराब था, तब पकड़ा गया। वो खाने से पहचान हो जाती है, कभी खट्टा होता है, कभी महक आती है, और जो अच्छा होता है तो अच्छी खुशबू आती है उसकी। ऐसे आदमी को बस पकड़ तो होनी चाहिए कि भाई सेहत को नुकसान हो रहा है। अब जब आदमी तुम लोगों को पैसा दे रहा है तो ऐसी सामान भी ऐसे देना चाहिए ना ओरिजिनल, या तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, पकड़ करनी चाहिए उस चीज की। तो देखिए, लगातार मिलावटखोरी कहीं ना कहीं आपके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार प्रशासन जो है, प्रशासन की अनदेखी आपके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। वो पनीर जो आप बड़े चाव से खाते हैं, जो थालियों का कहा जा सकता है कि जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए एक रॉयल्टी सिंबल है, लेकिन वही सिंबल कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे भी कि आखिर कैसे आप मिलावटी पनीर से बच सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, कैसे आप एक स्वस्थ भोजन कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को सही कर सकते हैं। आज हम इस खास शो में आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ हमारा अभियान भी है मिलावटी पनीर के खिलाफ कि आखिर यह मिलावटी पनीर या मिलावट करने वाले आपको जहां भी दिख जाएं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई जो है
वो जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सीधे तौर पर। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अक्षय कटियार जी हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ दीपक शर्मा फूड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आलम जनरल फिजिशियन है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। दीपक शर्मा जी, शुरुआत आपसे कर लेता हूं। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये नकली पनीर जो होता है वो हमारी जान के साथ खिलवाड़ करता है, लेकिन आखिर कैसे ये उपलब्ध हो जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 किलो पनीर बनाने में लगभग 5 से 600 रुपए लग जाते हैं, कह सकते हैं, और वही पनीर हमको 250 से 300 रुपए में मिल जाता है। आखिर ये पॉसिबल कैसे है? देखिए प्रियदत्त जी, ये जो पनीर है ना, इसे आप एक बात से समझ लीजिए कि आपकी ट्रेन में भी पनीर की सब्जी मिलेगी आपको, आपके हलवाई भी आपको पनीर की सब्जी सजेस्ट करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बनवाने वाला आयोजक है या मालिक है, वो भी यही कोशिश करता है कि सस्ते से आसानी से नकली पनीर मिल जाता है, तो एक सब्जी चलो ये सस्ती वाली भी हो जाएगी। हर कोई सस्ता लेने की मानसिकता के साथ जी रहा है, मेनू में तो सबसे महंगी सब्जी होती है जी। मेनू में तो ये सबसे महंगी सब्जी होती है। ये दिखावे के लिए होती है। पनीर तो सस्ता आ रहा है नकली वाला, हाँ। असली थोड़ी है ये। 30 और 300 का अंतर है। 60 रुपए किलो मिल जाएगा आपको, वो 300, 350, 400 रुपए मिलेगा जो असली वाला ओरिजिनल है। और गली मोहल्ले में जो घरेलू में है वो तो कम से कम थोड़ा बहुत असली पनीर मिल जाता है, हाँ। लेकिन जो आपके शादी ब्याह या सामूहिक फंक्शन जी बन रहा है, वहां पर तो 100% नकली पनीर है। और ये पनीर की सब्जी हर जगह मिल रही है आजकल। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा सा नकली पनीर आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है, और आसानी से सस्ते की लालच में हम लोग कर रहे हैं। लालच और अज्ञानता दोनों के कारण ये पनीर हम जहर के रूप में अपने शरीर के लिए ले रहे हैं। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको जानकर भी हम अनजान बने हुए हैं। हमको पता है कि जो गली मोहल्लों में, छोटी छोटी गलियों में ये जो पनीर की फैक्ट्रियां खुलेंगी ऐसे, तो कहीं ना कहीं जो पनीर है वो तो जाहिर सी बात है मिलावटी मिलेगा, और ये सब जानकर हम कर रहे हैं। वो बात तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बहस। जब आप ये देखिए, पशु आपके पास इतने उपलब्ध है नहीं, हाँ। संख्या खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी आपको पनीर और दूध दोनों उपलब्ध हो रहे हैं भरपूर मात्रा में। कहां से आ रहा है ये? यूरिया का बन रहा है, आपका डिटर्जेंट से आपको दूध बन रहा है, फिर उसके बाद पनीर बन रहा है, बाद में कहते हैं सोयाबीन से भी बनता है। तो जितना भी सस्ता के लालच में हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। और ये बनता रहेगा, क्योंकि हमारी मांग और पूर्ति में हमारी लालच में आ गया है, हाँ। कि ये दुनिया को दिखावे के लिए बहुत महंगी सब्जी है, लेकिन ये बहुत सस्ते में आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। और हलवाई भी, हर कोई जो आसानी से अंदर खाने रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वो तो वही करेगा ना कोशिश कि महंगा बिक रहा है, सस्ता खरीदने को मिल रहा है रॉ मटेरियल। ठीक है, अक्षय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये प्रशासन क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं इसकी नाकामी जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक है, हमारे पूरे परिवार पर कहीं ना कहीं इसकी जो उदासीनता है वो हमारे लिए हानिकारक है। और साथ ही साथ जो मोटी सैलरी लेते हैं सिर्फ, क्या ये चेकिंग के नाम पर फिर एक इनके पास जरिया बन जाता है इनकम का? कहीं ना कहीं इनकी उदासीनता सीधे तौर पर हमारे शरीर पर, हमारे लीवर फेफड़ों पर हमारे लिए भारी पड़ रही है। निश्चित तौर पर पहले मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, और ये निश्चित तौर पे ये बड़ा गंभीर विषय है, हाँ। और इसमें सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए, लेकिन अब देखा ये जाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता में ये है ही नहीं। सरकार की प्राथमिकता सबसे प्रायोरिटी ये देती है कि हमको वोट बैंक कहाँ से हासिल होगा। वो वोट बैंक के चक्कर में इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं, जो वाकई में कहा जाता है वेल्थ जो होती है, हेल्थ से कहीं नीचे होती है, यानी पैसा भी हेल्थ के आगे महत्वपूर्ण नहीं होता है। बावजूद इसके गवर्नमेंट प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है, हाँ। इस पर सरकार को बहुत बड़े एक्शन लेना चाहिए। इस पर कई कानून भी बने हैं,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया है, कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी है, जिसके कई एक प्रावधान है। लेकिन बात यह है, कानून अच्छा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो सरकारें हैं वो किस ढंग से करती हैं ये महत्वपूर्ण है, और इस मामले में सरकार पूर्णतया पूरी तरीके से विफल रही है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनरल फिजिशियन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते होंगे जिनको पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं, और उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग होता है या तो, और साथ ही साथ मिलावटखोर जो आजकल सक्रिय हो गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेशेंट्स भी बढ़ा रहे हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। सर, आजकल तो हम इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग के साथ आ रहे हैं, जिनको बाकी और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अगर हम मार्केट के अंदर जाएं तो हम देखेंगे कि फूड एडल्ट्रेशन अपनी एक हाइट पे पहुंच चुका है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स को किस तरीके से पकाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमने केला देखा है, केले को एसिड में डाल के पकाया जा रहा है। ये कितनी अफसोस की बात है, और इस पे किसी तरीके का कोई चेक नहीं है। सेब हैं, सब्जियां हैं, सब पे पेस्टिसाइड्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है वो अपने चरम सीमा पे है। अब देखिए, पोल्ट्री है, जैसे चिकन है, किस तरीके से उनको बढ़ाया, वो ब्रीड किया जा रहा है, किस तरीके से। तो सर, ये फूड एडल्ट्रेशन जो है हर लेवल के पे जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं, और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट का इस पे कोई स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस तो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का शुरू कर दिया जाए तो ये चीज़ें कल रुक जाएं। अब जैसे आप इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक आध दो जगह मेरा जाना हुआ है, जैसे गल्फ़ के अंदर जाना हुआ है, मैंने देखा है कि अगर उनको कोई चीज़ में एडल्ट्रेशन मिलता है तो पूरी की पूरी वो लोग फैक्ट्री बंद कर देते हैं। यहाँ से कोई बाहर कोई फॉरेन लौट गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का अगर उसको उनके अंदर कोई भी चीज़ ख़राब मिली तो पूरा का पूरा लॉट वापस हो गया। तो इतने स्ट्रिक्ट कानून हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कानून तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एक्यूट कंडीशन है, जिससे एक्यूट कंडीशन के अंदर हो गया फूड पॉइजनिंग होगी, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, वॉमिटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे क्रोनिक केसेस हैं कि जब इस चीज़ का लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो ये कार्सिनोजेनिक फॉर्म में भी आ जाते हैं, जैसे लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हैवी मेटल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से लीवर और किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। और आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलेंगे जिनकी लीवर फेल कर गया है, जिनकी किडनी फेल कर गई। जब रीज़न जानने की कोशिश करेंगे तो मालूम होता है कि चीज़ों के अंदर हैवी मेटल्स। अब देखिए, जैसे लाल मिर्च है, लाल मिर्च के अंदर जो है ब्रिक के पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। अब बताइए, हम ब्रिक का पाउडर जो हमारे बदन के अंदर जाएगा तो क्या नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरीके से फ़िश हैं, फ़िश के अंदर आर्सेनिक के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आर्सेनिक हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो उससे कैंसर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 सालों के अंदर जब हम लगातार इस चीज़ को खाते चले जाएंगे तो है कि हमें जो है, जो जैसे अभी डायबिटीज़ के केस हमें हर घर में मिल रहे हैं, हाँ। तो फिर हर घरों से हमें जो है कैंसर के केसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ईस्टर्न यूपी के अंदर तो सर अगर आप डेटा उठा के देखें, हाँ। तो ईस्टर्न यूपी के अंदर आपको इसोफेजियल कैंसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब उसका रीज़न यही है कि वहाँ के फूड के अंदर एडल्ट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है इसोफेजियल कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे संवाददाता दानिश भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। दानिश, अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसी खबरें सामने आई जिसको देखकर हम लोग चौंक गए कि भाई इतनी भारी मात्रा में अभी तक अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से फूड इंडस्ट्री संचालित की जा रही थी, और साथ ही साथ देखा गया हमने कि किस तरीके से नकली पनीर बरामद किया गया, उसको डिकम्पोज किया गया, और साथ ही साथ बहुत ऐसी खबरें सामने आई जिसे देखकर हम चौंक से गए। क्या अगर देखा जाए तो सरकारी दांत है वो कमजोर हो गए हैं क्या?
या निरीक्षण में कमजोरी या कहीं ना कहीं अंडर द टेबल वाली जो बात है वो सामने आ जाती है जब अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियव्रत, मैं अब इसकी जो जड़ है, ये आखिर क्या, इसकी जड़ क्या है उसके बारे में दर्शकों को बता दूं। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो ये संचालित हो रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि किसी दुकानदार के पास तो पनीर जाता है, जाहिर सी बात है वो कम दामों में ही खरीद रहा है और कम दामों में ही बेच रहा है, क्योंकि असली जो पनीर है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो उस दुकानदार की गलती अगर हम कहें तो मैं नहीं मानता। ये पनीर जहां पर बनाया जाता है वो पनीर इसलिए वहां पर बन पाता है क्योंकि खाद्य जो विभाग है वो पूरी तरीके से उसके संरक्षण में वो फैक्ट्रियां चल रही होती हैं। 1100 किलो यानी 11 टन पनीर हमारे वहां भी 7-8 दिन पहले नष्ट कराया गया। बुलंदशहर की एक कंपनी थी, वहां पर वो पनीर बन रहा था। उस पनीर की गुणवत्ता थी पूरी बेकार थी, नकली थी, लिहाजा उस पर राजनीति तक हुई। वहां पर पूर्व सांसद तक पहुंच गए, धरने पर बैठ गए थे उस व्यापारी के साथ में। चूंकि ये जो व्यापारी हैं वो मोटा मुनाफा कमाने के लिए, इनको किसी से कोई परवाह नहीं है कि किसी की जान चली जाएगी। इनके जो केमिकल वाला पनीर या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ ये बना रहे हैं, एक मोटी रकम खाद्य विभाग के जो अफसर हैं वो इनसे वसूलते हैं और इनकी फैक्ट्रियों में ना ही छापा पड़ता है, ना ही सैंपलिंग होती है, ना ही इनके वहां किसी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिससे दूसरी फैक्ट्रियों पर कोई असर पड़े। तो ये खाद्य विभाग के संरक्षण में सारी फैक्ट्रियां चलती हैं और वहां पर टनों टन पनीर बनाया जाता है। चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये एक बड़ा इलाका है, रईसों का इलाका ये माना जाता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और ये पनीर वहां पर परोसा जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जड़ जो है वो खाद्य विभाग है। अगर खाद्य विभाग जरा सी सख्ती कर दे, लगातार सैंपलिंग करती रहे, लगातार छापेमारी करती रहे, तो ये फैक्ट्रियां जो नकली पनीर बना रही है बंद हो जाएंगी। तो उन दुकानदारों तक, जो छोटे दुकानदार हैं, जहां पर ये पनीर पहुंच रहा है वो पनीर पहुंचेगा, यानी जो चेन है वो टूट सकती है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है और ये खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं ये नतमस्तक होते हैं ऐसी फैक्ट्रियों के सामने जो ये नकली पनीर बनाते हैं या फिर ऐसा खाद्य सामान बनाते हैं जिससे सेहत को नुकसान होता है। जाहिर सी बात है कि इनको एक मोटी रकम मिलती है, महीना या फिर साल का इनका तय होता है, उसी रकम की वजह से ये आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। सरकार भी खाद्य विभाग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसका नतीजा होता है ये मन मर्जी अपना काम करते रहते हैं। हाँ, जब त्योहार आते हैं तब इनकी छापेमारी चलती है, क्योंकि त्योहारी सीजन होता है, उस वक्त सरकार भी लगातार आदेश देती रहती है, शासन स्तर से अलग अलग आदेश आते रहते हैं। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के सीजन में ही ये एक्टिव होते हैं और जाके। लेकिन दानिश, देखिए आप नोएडा में इस वक्त हैं, नोएडा में अगर देखा जाए तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, ढाबे होते हैं, वहां पर आपको 50 से 60 रुपए पनीर मिल जाएगा 4 रोटियों के साथ। लेकिन वो पनीर आखिर इतना सस्ता आ कहां से रहा है? अगर वो पनीर खिलाया जा रहा है आपको तो जाहिर सी बात है कि वो मिलावटी पनीर है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पीसेस होते हैं वो सफेद रबड़ के पीसेस होते हैं या स्टार्च के इस तरीके से पीसेस होते हैं। आखिर वो इतना सस्ता पनीर कहां से आ रहा है? जो इन दुकानों को लाइसेंस देते हैं उनको कहीं ना कहीं इनका एक मेन्यू एक बार जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठे हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट्री इलाके होते हैं जो मैं अपने अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, ये एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर लाखों लोग अपने रोजगार के लिए आते हैं, काम करते हैं और काम करने के बाद उन्हीं फैक्ट्रियों के बाहर ये छोटी छोटी रेहड़ी पट्टियां लग जाती हैं, दुकानें लग जाती हैं और पनीर की सब्जी बेची जाती है। जाहिर सी बात है जो कामगार है, जो मजदूरी का काम कर रहा है या फिर 8 से 10 हजार रुपए महीने की काम कर रहा है, वो गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देगा। मैंने जो एक पॉइंट कहा कि चेन तोड़नी है, यानी इन तक अगर वो पनीर पहुंचे ना, खाद्य विभाग को वो कदम उठाने, क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं होता है दुकानदारों के पास जिससे आप इनको चिन्हित कर सकते हैं। आपको चेन तोड़नी पड़ेगी, जहां ये पनीर बनाया जा रहा है, जहां से ये आकर सप्लाई किया जा रहा है, जब वो पनीर वहां पर बनेगा नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ तक वो पनीर पहुंचेगा नहीं। दुकानदारों पर, छोटे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई होने को दिखती है, छोटे दुकानदारों पर छापे भी पड़ते हैं कभी कभी और उनको। दीपक शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे है कि आखिर ये चेन कैसे टूट पाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं और साथ ही साथ ये मिलावटखोर जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ पा रहे हैं, तो वहीं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपने आलीशान दफ्तरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। देखिए प्रियदत्त जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि सरकार ने पहले कार्यक्रम में अपने प्रचार प्रसार का एक कार्यक्रम रखा हुआ था जिसमें फूड एडिल्ट्रेशन के आओ मिलावट की जांच करें। ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चलता था और ये कार्यक्रम अब उनके फाइनल में ही नहीं है, जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि अब वो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया गया
कि अब अवेयरनेस नहीं करेंगे भारत सरकार के। उनका उद्देश्य ये था कि जो मिलावटखोर है उनके प्रति जागरूक हो लोग, और जागरूक होंगे तो जिसका मन करे वो सस्ती वाली ले मिलावट वाला, और जो नहीं ले रहा है तो वो महंगे वाला ले, मतलब सही ले। यानी कि एक्सेप्ट करने की मानसिकता, अवेयरनेस लोगों के अंदर आनी चाहिए। लेकिन वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया गया। तो अब अवेयरनेस प्रोग्राम भारत के अंदर नहीं चलते हैं, पहले चलते थे। नंबर एक बात, एक तो सरकार की तरफ पार्ट वाले पे हुआ। दूसरा, आपका जो भ्रष्टाचार वाला मामला है वो कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं कि फूड एडिटेशन का जो इंस्पेक्टर है उसके लिमिटेशंस थे। एक तो वो पद कम है उनके पास में, एक अकेला आदमी पूरे जनपद में कितना कवर कर लेगा। दूसरी बात ये है कि जब एक आदमी का, एक उदाहरण बता रहा हूं, नाम जिक्र करना उचित नहीं है, कि एक जगह पर मिलावट वाला दूध और मावा पकड़ने के लिए गए, और जब पकड़ने गए तो उन्होंने पकड़ लिया, करीब 3 टन के करीब था। तत्कालीन डीएम को भी जानकारी में आ गया था। आप यकीन मानिए कि उनके पास एक तरफ हथियार रख दिए गए और एक तरफ पैसा रख दिया गया, और बोला गया 2 में से एक चीज चुन लीजिए आप। अब आप बताइए कि उसे अपना परिवार बचाना है या पैसे उठाने हैं, क्या करेगा वो? तो अधिकारी की स्थिति भी, मैं हर एक पक्ष की पार्ट की बात कर रहा हूं, वो मजबूरी में कुछ नहीं कर पाए जिलाधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद भी, क्योंकि वो एक सम्मानित आदमी था, रेपुटेटेड और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसकी फैक्ट्री में वो नकली मिलावट वाला मावा बन रहा था और वो तैयार होके बिकने के लिए तैयार था। और ये छोटे मोटे को पकड़ लेते हैं, जो बड़ा वाला है उसे छेड़ते नहीं है। और तीसरी बात यह है कि लोग स्वतंत्र हैं लेने के लिए। आप क्यों लेते हो? आप, किसने कहा है कि आपको नकली पनीर लो? नहीं लेते तो अपने लाइफ स्टाइल में से हटा दीजिए उसे, जीवन के हिस्से में से। लेकिन आपके सारे फंक्शनों में, लेकिन जितने भी सार्वजनिक बात से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि प्रशासन को अपना काम करना चाहिए या मिलावटखोरी को ऐसे ही चलने दिया जाए। नहीं, आप एक बात बताइए, मैंने बताया ना कि एक अधिकारी गया, उसने सारी जानकारियां दी। प्रशासन का ही तो पार्ट था वो भी, फूड इंस्पेक्टर भी तो प्रशासन का ही पार्ट था। वो क्या कर पाया? अपनी जान बचा के भाग के आया ना। उसने कहा, मेरे से खुद कहा उसने कि मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें अगर शासन तक पहुंचे तो इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर शासन तक ऐसी बातें पहुंचे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़े से बड़े माफिया को तो चुनौती सरकार देती है, और ऐसे में अगर सरकार के नुमाइंदों को ही चुनौती मिले तो ये बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा होता है। हाँ। तो इसलिए अब कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जागरूकता ही इसका समाधान है, और कोई तरीका नहीं है कि और तरीके भी है कि अगर प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से करे और साथ ही साथ जो ऐसे मिलावटखोर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि एक तरफ हथियार रख दिया गया, दूसरी तरफ पैसा रख दिया गया, तो कहीं ना कहीं अगर बात शासन तक पहुंचती तो शायद इस बारे में कड़ी कार्रवाई होती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मिलावटखोरों पर फिलहाल तो सरकार भी लगातार एक्शन ले रही है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि मिलावटखोरों की जो तस्वीर होगी वो कहीं ना कहीं चौराहों पर टांगी जाएगी। आपके अगर कोई ऐसा मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई करेगी। अक्षय कटियार जी हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। सर, ऐसे कई कड़े कानून हैं, कई नियम हैं, प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई होती है तो छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है, बड़े शार्क वगैरह, व्हेल वगैरह को छोड़ दिया जाता है। कहां नाकामी रह जाती है? क्या प्रशासनिक दांत उतने तीखे नहीं है जितने होने चाहिए? निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा है। हमने बताया ना, कानून बहुत अच्छे इस सब्जेक्ट पे बने हुए हैं, लेकिन कानून कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है जब तक कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो उसको लागू नहीं करता है। यहाँ टोटली एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल्योर है, और फेल्योर जानबूझ के है। उसके जहन में ये चीज़ है ही नहीं कि हम इस प्रक्रिया में हम अपनी कोई भागीदारी निभाएं। इसकी ये कोई प्रायोरिटी ही नहीं। एक वेलफेयर स्टेट की कामना की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी सरकारें राज्य हित में, वहाँ के देश हित में और वहाँ के लोगों के हित में कार्य करेंगी, लेकिन उससे हट करके ऐसी ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, और उनकी प्राथमिकता में ऐसा कुछ है ही नहीं
कि हम इस प्रकार के कोई कार्यक्रम करें। जैसा अभी मैंने शर्मा जी नहीं, कुछ दिनों पहले एक सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो भी मिलावटखोरी करते हुए पाए जाएंगे और अगर वो दोषी हैं तो उनकी चौराहे पर तस्वीर टांग दी जाएगी। निश्चित तौर पे हम आपको एक उदाहरण अभी बताना चाहेंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट पे एक RTI लगाई थी। सब्जेक्ट दूसरा था, एक करप्शन का मामला था। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से हमने पूछा कि आपने अभी तक की कितनी गिरफ्तारियां की हैं और कितना प्रोसिक्यूशन अभी तक हुआ है और कितनी को लोगों को सजा मिली है। काफ़ी यहाँ तक कि पहले तो सूचना नहीं दी गई और सूचना ना देने के हमने फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील में ये संख्या 145 की आई कि उन्होंने गिरफ्तारी 145 की दिखाई और केवल कन्विक्शन 1 का हुआ है। तब प्रोसिक्यूशन इस सब्जेक्ट पे है ही नहीं, उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि हम उनको सजा दें, बस उनका एक खाना पूर्ति चल रही है, उनकी प्राथमिकता में ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सर ये FSDA क्या कर रहा है, FSSAI का क्या कर रहा है? आखिर ये जो मोटी सैलरी लेते हैं सिर्फ पकड़ धकड़ के नाम पर, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और कार्रवाई करते हैं तो क्या इनको एक और बहाना मिल जाता है वसूली का? अभी हम जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे, जो एक फूड इंस्पेक्टर थे, उनके सामने रख दिया गया कि एक तरफ पैसा है एक तरफ असला है, तो आपको क्या चुनना है? तो उन्होंने पैसा चुना। लेकिन अगर कानून की दृष्टि में देखा जाए तो वो गवर्नमेंट के प्रति उनको फेथफुल होना चाहिए था, उनको उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था। अगर वो जिम्मेदारी से निर्वहन और ये जब कोई नौकरी मिलती है तो शपथ भी यही दिलाई जाती है। निश्चित तौर पर वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपना एग्जीक्यूशन करते और नहीं कर पा रहे थे। ही ड्यूटी बाउंड टू रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट, उनको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे बढ़ करके आना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति थे और किसको मैंने पकड़ा था और उसके खिलाफ उनको आगे तक बढ़ के जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन सर सवाल मेरा वही है प्रशासनिक अधिकारियों से कि जो प्रशासनिक अधिकारी जिन पर सरकार भरोसा करती है, जिन पर हम भरोसा करते हैं कि ये हमारी जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आखिर वो हमारी जान के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? अपनी सरकार के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? अपने ज़मीर के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? ये मेरा सवाल है। निश्चित तौर पर भी जैसे भी शर्मा जी ने वही उसी पॉइंट पे मैं फिर आना चाहूँगा कि ये बात जानकारी DM साहब तक थी। DM साहब ने जब एक्शन नहीं लिया तो इस परवी में तो फूड इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं? जब वो समझ रहे हैं जब DM हमारा इनेबल है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लिहाजा वो वहीं पे सरेंडर कर जाते हैं। ऐसे में DM साहब को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन DM साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हम इंडिविजुअलिटी पे पहुंच गए। हम एज ए होल पिक्चर देख रहे थे और हम एज ए होल पिक्चर में डिसीजन ले रहे थे और बात कर रहे थे कि समाधान तो ऐसे फिर विभाग को ही भंग कर देना चाहिए जो अधिकारियों के दबाव में आ जाता है। ये सवाल है ना सर उस विभाग पर जिनके ऊपर हमारी जिंदगियां टिकी हुई हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसके ऊपर जब हमारी जिम्मेदारियां टिकी हुई हैं तो उस विभाग को ही भंग कर देना चाहिए, खुलेआम छोड़ देना चाहिए इन मिलावटखोरों को कि आप करिए मिलावटखोरी, हम तो डर जाते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सर एज ए होल पिक्चर आप देखेंगे तो किस किस को आप रोकेंगे और किस किस को संभाल लेंगे आप? सर वो जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, उन अधिकारियों की है जो मोटी रकम लेते हैं इस नाम की। यही उनका काम है सर, लोगों को पकड़ना, मिलावटखोरों पर कार्रवाई करना। कूड़े के ढेर लग गए, आप पकड़ने की बात कर रहे हैं। सारे शहरों में कूड़े के ढेर है, रसोई में जाता है वो कूड़ा जिसे हम खाते हैं और पूरे शहर के अंदर सड़कों नहीं तो छोड़ दिया जाए क्या सर? और उनके दफ्तर जो है उनको और आलीशान बनवा दिया जाए कि आप दफ्तर में बैठिए, आपको तो सरकार इसी की तनख्वाह दे रही है। नगर निगम फेल्योर है 100%। मेरठ में बैठा हूं, बड़े होशोहवास में कह रहा हूं, नगर निगम फेल्योर है। पूरा कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है। सर आज मैं बात सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नकली मिलावट चीजों पर उस पे करना चाहूंगा। कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बात कर रहा हूं आपसे। सर मैं आज सिर्फ मिलावटी चीजों पर बात करना चाहूंगा।
मिलावट की बात मैं कर रहा हूं, तो मिलावट में केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि अवेयरनेस और जागरूकता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इतना आसान नहीं है जिसे आप बदल सको। आदर्शता की बात करना आसान होता है और बहुत ही मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट कराना वर्तमान समय में। इम्प्लीमेंट तो मैं क्यों कराऊंगा? इम्प्लीमेंट तो सर वो कराएंगे जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका चैनल अच्छी बात कर रहा है कि अवेयर करता रहे, जागरूक करता रहे, और आप अच्छा सर मैं तभी जागरूक करूंगा, मैं तभी लोगों को अवेयर कर सकता हूं जब प्रशासन भी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करे, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो निभाएं वो। और हमारा मकसद भी आज सर यही है कि हम उन अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएं कि आपके ऊपर, आपके क्षेत्र की जनता की पूरी जिम्मेदारी है कि जो वो खा रहे हैं वो उनको कम से कम साफ मिले, सुथरा मिले, और जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निर्वहन करें उस चीज का। एक फूड इंस्पेक्टर को बैठा लिया करें कभी कभी इस चैनल पे तो अच्छा लगेगा। सर आने को तैयार नहीं होते हैं। समझ गया सर संपर्क किया गया, ऐसा नहीं है संपर्क नहीं किया गया, लेकिन सर आने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें डिबेट में बैठने से अच्छा अपने मखमली कमरे लगते हैं। बिल्कुल। हाँ तो सर मेरे सवाल भी उन्हीं से हैं। और नौकरी में पालन करना दोनों में बहुत अंतर है, और इसलिए व्यवहारिकता यही है, समाधान की ओर चलना चाहिए। सर हमारा मकसद भी इस चैनल का यही है, इस डिबेट का मकसद यही है, इस चर्चा का मकसद यही है कि वो अधिकारी अगर देख रहे हो तो कम से कम अपनी दिनचर्या को सुधार लें। लोगों कम से कम अगर नैतिकता उनके अंदर बची हुई हो तो थोड़ी सी नैतिकता भी वो अपने अंदर उजागर करें। बिल्कुल यही मकसद है सर। बिल्कुल सही बात आपकी। आपको साधुवाद के अवेयरनेस तो कम से कम चर्चाएं तो कर रहे हैं आप। वही सर, और कम से कम कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल यही मकसद भी हमारा, दर्शकों से भी यही हम आगाह करना चाहेंगे, दर्शकों को भी, कि कम से कम आप अगर इस चर्चा को देख रहे हैं, आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच रहा है, तो कम से कम आपको पता है कि ये मिलावटी पनीर है, तो कम से कम उससे दूरी बनाएं। सिर्फ पनीर ना खाएं, शुद्ध पनीर खाएं, और अगर पता है कि मिलावटी पनीर है तो उस पनीर से दूरी बनाएं। मोहम्मद अशरफ जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं करते हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिलावटखोर कम, ये अधिकारी ज्यादा हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर असल में बात क्या है ना कि आजकल जो है इंसान की ज़िंदगी की अहमियत नहीं रह गई है। आजकल हम सोचते हैं कि बस हम सही हैं, हमारा घर बार सही है, हमारे बीवी बच्चे सही हैं, तो सब कुछ ठीक है। और दुनिया कहाँ जा रही है, इंसान कहाँ जा रहा है, इंसान मर रहा है, जी रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी की वजह से क्या है कि लोग सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हैं। एज अ सोसाइटी कोई काम नहीं करना चाहता। इंसान अपने घर के लिए वो पनीर कभी प्रेफर नहीं करेगा जो पनीर मार्केट में मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो अवेयर हूँ, मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो जब तक एज अ सोसाइटी की तरह हम काम नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्टर का काम है मरीज़ों को ट्रीट करना, है ना, अगर वो मरीज़ों को ट्रीट ही ना करे, बस आए देखे, जो दवा समझ में आई लिख दिया कहे जाओ, मरीज़ों की परेशानी को सुने ना, तो फिर वो एक तरीके से अपना काम ठीक से ईमानदारी से नहीं कर रहा है। उसी तरीके से हर फील्ड में है कि जब तक हम एज अ सोसाइटी वर्क नहीं करेंगे, मैं अपने लेवल से कितना इंसान को जागरूक कर लूँगा, आप अपने लेवल से कितना जागरूक कर लेंगे, टीवी को कौन कितना देख रहा है, भाई है कि ये समझ लीजिए कि समुंदर के अंदर एक कतरे के बराबर है। जब तक सोसाइटी का हर फर्द इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हमें इन सारी चीज़ों से लड़ना है, कल हमारे भी बच्चे कैंसर की चपेट में आ सकते हैं जैसे सामने वाले के आ रहे हैं। कल ये पनीर हो सकता है कि हम इतने अवेयर हो कि हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारा बच्चा कहीं बाहर जाए, वहाँ उसने कहीं जो है मोमोज़ खा लिए, पनीर का कोई सामान खा लिया, हो सकता है कि वो यही अडल्ट्रेटेड पनीर खा ले। तो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। जब तक एज अ सोसाइटी हम वर्क नहीं करेंगे, एज अ सोसाइटी हम एक कॉज पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये काम होने वाला नहीं है।
इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सरकार देखे तो क्या क्या चीज़ देखे। भाई सरकार का काम है चीज़ों को बनाना, सरकार का काम है ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, सरकार ने अपना काम कर दिया। लेकिन जब ऑफिशियल्स अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेंगे, या बाकी जैसे जो लोग एडल्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग को नहीं मालूम होगा कि भाई हम एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, हम कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, तब तक वो खेलते रहेंगे। उनके लिए तो ये सिर्फ पैसा कमाना है ना, कि भाई है कि ज़्यादा पनीर बिकेगा, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा हम एडल्ट्रेशन करेंगे, दूध में ज़्यादा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा दूध बिकेगा। लेकिन जब उसको उनके नुकसानात बताए जाएंगे तो ये एक सोसाइटी का काम है कि हर इंसान अपने लेवल पर जितना उसको मालूम है उतना जागरूक करें। जब हम एज अ सोसाइटी वर्क करेंगे सर, चीज़ें तभी काबू में आएंगी। एक के बस की ये बात नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आपके फूड इंस्पेक्टर हो, अकेले का काम नहीं है सर। ये जो त्योहारी सीजन होता है उसमें निकलेंगे, उनको कम से कम अपना काम तो बड़े ईमानदारी से करना। और मिलावटखोरी सिर्फ त्योहारी सीजन में थोड़ी ना होती है सर जी, मिलावटखोरी सिर्फ आदमी पनीर सिर्फ त्योहारों पे थोड़ी ना खाएगा, ये हमेशा होती है। दूध पीना है आदमी को तो दूध सिर्फ त्योहार पे थोड़ी ना खाए, चलो भाई उठे आज होली है आज दूध पी लिया, ये थोड़ी ना करेगा। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं सर। वही सर क्या है ना, लोगों को लगता है ना कि हमें तो चीज़ें मालूम है, हम अपने बच्चे को अच्छा खिला लेंगे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो आजकल मेंटेलिटी ये हो गई है ना, चीज़ें इसी की वजह से ख़राब हो रही हैं। अगर हम ये सोच लें कि भाई जैसा उनका बच्चा है वैसे ही हमारा बच्चा है, अगर वो बेचारा कैंसर से जूझ रहा है तो कल को हमारे बच्चे को भी उसी चीज़ों के खा के कैंसर हो सकता है। लेकिन क्योंकि अपने पे आई नहीं है, वही है ना कि वो जो है कि एक छोटा सा क्या कहते हैं शेर है ना कि आज मेरे घर पे आग लगी है और तुम चुप हो, कल तुम्हारे घर पे जब आग लगेगी तो बाकी लोग चुप रहेंगे। तो एक बड़ा शेर है, इसका मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वही है, अभी कल दूसरों पे परेशानी आई है तो हम चुप हैं, कल जब हमारे परेशानी आएगी तो दूसरे चुप रहेंगे। अक्षय कटियार जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं विभाग की उदासीनता हमारी थाली पर, आपकी थाली पर, साफ तौर पर ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ त्योहारी सीजन पर ही निकलते हैं, तो सिर्फ इनको सैलरी भी त्योहारी सीजन पर ही देना चाहिए, क्योंकि बाकी टाइम तो ये सिर्फ अपने ऑफिस से निकलने की सोचते भी नहीं है। साफ तौर पर खुलेआम मिलावट चल रही है। 60 रुपए का 250 ग्राम, 70 रुपए का 250 ग्राम, 80 रुपए का 250 ग्राम पनीर मिल रहा है, जबकि वही दूध अगर देखा जाए तो 70 रुपए किलो है। 5 किलो कम से कम दूध लगता है 1 किलो पनीर बनाने में, तो लगभग 400 रुपए का दूध हो गया और पनीर हमको 250-300 मिल जाता है। छोटा सवाल सर। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हमने बताया ना, इसमें कंप्लीट फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनके पार्ट पर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करें। तो उनको ये सोचना चाहिए, और ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसको बड़ा लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इशू है। अभी जैसे हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इससे कितनी परेशानियां और कितनी बीमारियां आती हैं। एक व्यक्ति को जरा केवल ये एडल्टरेट जो पनीर है इसको खा लेने से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट उसका करना पड़ता है अपना डॉक्टर के पास जाने में। तो निश्चित तौर पे हमें चाहिए, और जैसा आपने कहा कि ये सरकारें, तो हमने बताया इनकी प्रायोरिटी क्या है। इनकी प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि हम हेल्थ इशू पे जाएं, इनकी प्रायोरिटी यही है कि हम गवर्नमेंट में कैसे रहें और किन इशू को, जैसे आपने बताया कि साहब कि ये सरकार ऐसी है कि साहब अच्छे माफिया ढेर हो जाते हैं, तो माफिया उनका एक दूसरा सब्जेक्ट है, किस मामले में ढेर हो जाते हैं, और जबकि और ये सब्जेक्ट है, इस पर माफिया कहाँ ढेर हो रहे हैं, कोई ढेर नहीं हो रहा, कोई उनका मिलावट माफिया आखिर कब खत्म होंगे और ये हमारी जान के साथ खिलवाड़ करना कब बंद करेंगे, ये तो फिलहाल एक बड़ा विषय है। लेकिन हम अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मिलावट से भरी हुई है, मिलावटखोरी इसमें की गई है, तो उससे बिल्कुल भी अपने आप को बचाएं। और लगातार अगर आपके आसपास कोई मिलावट कर रहा है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो जो पनीर आप खा रहे हैं वो आपको बीमार बना सकता है, वो आपको बहुत बीमार बना सकता है। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल भी आप दूर रहें और जो भी आपको मिलावट करता हुआ मिले उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन से करें। आपसे इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।